नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। दोस्तों, आज की इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हम ट्रायल के बारे में समझेंगे। संपूर्ण जानकारी ट्रायल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो के अंतर्गत। साथ ही साथ मेरे दोस्तों, टाइप्स ऑफ ट्रायल्स को भी समझेंगे कि ट्रायल्स कितने प्रकार के होते हैं हमारे लॉ के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रायल का ऑब्जेक्ट क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, ट्रायल का उद्देश्य क्या होता है। साथ ही मेरे दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हम ये भी समझेंगे कि ट्रायल है क्या। क्या ट्रायल को कहीं किसी भी इंडियन कानून के अंदर डिफाइन किया गया है? कोर्ट में आपने अक्सर सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि अभी ट्रायल चल रहा है, ट्रायल पेंडिंग है। तो क्या ट्रायल है क्या, पहले ये तो पता चले। साथ ही एक दिमाग में और चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारी सेक्शंस अगर आप पढ़ेंगे लॉ को, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा, उनमें लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग ट्रायल ही एविडेंस दिए जा सकते हैं। एक ये काम जब ट्रायल एंड हो जाएगा उसके बाद आएगा। ट्रायल स्टार्ट हो गया तो आप ये एविडेंस नहीं दे सकते। तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब के लिए जरूरी है कि हमें ये पता हो कि ट्रायल स्टार्ट कब होता है, यानी ट्रायल का आरंभ कब होता है, एक विचारण का आरंभ कब होता है, ऐसे ही ट्रायल का अंत कब होता है, एंड कब होता है, कब कहा जाएगा कि ट्रायल एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो जजमेंट और लॉ को दोनों का सहारा लेके आज की इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा ट्रायल के बारे में संपूर्ण जानकारी, ट्रायल कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे चीजों को कोशिश करूंगा कि ट्रायल के प्रकार जो है आज के वीडियो में मैं आपको समझा दूं। अगर नहीं समझा पाता हूं, अगर वीडियो लंबा होता है तो मैं इसको किसी दूसरे वीडियो के अंतर्गत आपको एक एक ट्रायल समझाऊंगा। एक एक ट्रायल कि वारंट ट्रायल क्या होता है, सेशन ट्रायल क्या होता है, समरी ट्रायल क्या होता है। तो इन चीजों को एक एक स्टेज के साथ मैं आपके साथ क्लियर करूंगा और कोशिश करूंगा आपको एक एक बारीकी समझाने की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में कहां से यह क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं बताऊंगा। प्रैक्टिस के रिगार्डिंग आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों ट्रायल समझना है, वो भी मैं बताऊंगा। तो बगैर किसी देरी के चलिए हम आरंभ करते हैं आज की क्लास। और मेरे दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे वीडियो तक रहिए। ट्रस्ट में आपको मजा आने वाला है। तो शुरू करते और समझते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रायल। पहली चीज हमें जो इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत समझनी है वो समझनी है डेफिनेशन ऑफ ट्रायल, यानी विचारण की परिभाषा क्या है, ट्रायल की डेफिनेशन क्या है। तो एक क्वेश्चन तो यही निकल के आता है आपका कि क्या ट्रायल को कहां डिफाइन किया गया है। एक क्वेश्चन आपसे ये निकल के आता है, तो उसका जवाब ये है द टर्म ट्रायल हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द संहिता। तो संहिता के अंतर्गत विचारण शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। एक सिंपल अगर शब्दों में कहें तो ट्रायल को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। मैंने रिक्वेस्ट पे आपके ये हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू किया है। जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं, मैं उनको भी ये डेटा प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप हिंदी वाले भी बेझिझक इसको वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी कि ऑलरेडी इंग्लिश में बहुत कंटेंट है, हिंदी में नहीं है सर, तो अगर आप हिंदी में प्रोवाइड कराएं तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए मैं अब इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो द टर्म ट्रायल हैज नॉट बीन डिफाइंड इन दी संहिता। जो ये शब्द ट्रायल है, इस टर्म को संहिता के अंतर्गत डिफाइन कहीं भी नहीं किया गया है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, तो ट्रायल है क्या। बट देयर कैन बी नो यूनिवर्सल मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रायल। यूनिवर्स में भी अगर हम बात करें तो कोई भी यूनिवर्सल मीनिंग इसकी नहीं है, कोई भी सार्वभौमिक अर्थ इसका नहीं हो सकता विचारण शब्द का। हाउएवर, जबकि इट कैन बी डिफाइंड एज, जबकि इसको परिभाषित किया जा सकता है, जबकि इसको परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है, अब प्रोसीडिंग्स। क्या किया गया है, तो यहां से देखो ट्रायल क्या है। अब यहां से आपको आंसर मिलेगा ट्रायल है क्या, व्हाट इज ट्रायल। ट्रायल है क्या,
तो ट्रायल है क्या? अ प्रोसीडिंग्स टू डिटरमाइन गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड। तो ट्रायल क्या है? ट्रायल क्या एक परिभाषा है, परिभाषा नहीं, ट्रायल क्या एक प्रक्रिया है जो क्या करती है? निर्धारित करती है किसी एक्यूज के वो अपराधी है या दोषी है या दोषी नहीं है। ठीक है, तो जो ट्रायल है वो एक्चुअल में देखा जाए, अगर हिंदी में बताऊं तो विचारण क्या है? विचारण क्या है? विचारण एक प्रक्रिया है जो ये निर्धारित करती है, एक ये निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है जो ये निर्धारण करती है कि कोई अभियुक्त दोषी है या निर्दोष है। सिंपल सा। तो यहां से आपको एक जवाब तो मिल गया होगा कि ट्रायल क्या है। ट्रायल क्या है? एक प्रक्रिया है जो ये निर्धारण करती है कि कोई अभियुक्त दोषी है या नहीं। और ऐसा किसने बताया? हरचंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1974। तो डेफिनेशन ऑफ ट्रायल जो ये परिभाषा निकल के आई, वो कौन सी जजमेंट से निकल के आई? एक पहली जजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हरचंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो जब भी आपसे ट्रायल की डेफिनेशन के बारे में पूछा जाता है कि डिफाइन द ट्रायल, तो ट्रायल की परिभाषा में आपको यही लिखना है और जजमेंट का नाम लिखना है और इसी तरह से लिखना है कि सेम इसी तरह लिखना था, टर्म ट्रायल हैज नॉट बीन डिफाइंड, पहले ये बता देना है, और जबकि हाउएवर इसको कैसे डिफाइन करा गया, क्या है ये, तो वो ये है। एक दूसरी जजमेंट है इन हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर ऑन 10 जनवरी 2014 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंतर्गत अवधारित किया? हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एक जजमेंट ऑलरेडी मैं हरचंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा बता चुका हूं, अब दूसरी जजमेंट है हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें भी इन्होंने ट्रायल की डेफिनेशन दी और बताया ट्रायल मींस डिटर्मिनेशन ऑफ इश्यूज एट जजिंग द गिल्ट और द इनोसेंस ऑफ एक्यूज। तो इन्होंने बताया कि विचारण क्या है? विचारण का अर्थ उन मुद्दों का निर्धारण करना है जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को दोष या निर्दोष होने का निर्णय किया जाता है। डिटर्मिनेशन है, क्या है ट्रायल? डिटर्मिनेशन है जिसके आधार पे ये डिसाइड किया जाता है, ये निर्धारण किया जाता है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है। तो दोनों अगर आपसे पूछा जाता है कि डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन में आप इन दोनों को लिखेंगे। मेंस के रिगार्डिंग ये बता रहा हूं मैं आपको, प्री के रिगार्डिंग आपको बता दिया मैंने, प्री के रिगार्डिंग बता दिया, मेंस के रिगार्डिंग बता दिया। द पर्सन हैज टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज द केस अगेंस्ट हिम। तो साथ में ये कहा जाता है कि अभियुक्त को यह आजादी होनी चाहिए, पर्सन जो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट केस है उसको यह आजादी होनी चाहिए, उसको यह जानकारी होनी चाहिए कि अगेंस्ट हिम एंड इट इज ओनली एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज दैट द कोर्ट इन्फॉर्म हिम ऑफ द सेम। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभियुक्त को ये जानकारी होना आवश्यक है कि उसके विरुद्ध क्या मामला है, ये जानकारी होनी मामला है। द पर्सन हैज टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज द केस अगेंस्ट हिम, उसे ऐसे जानकारी होनी चाहिए, वो उस बारे में अवेयर होना चाहिए कि उसके अगेंस्ट केस क्या है। और उसको जानकारी कब होती है? इट इज ओनली एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। और उसको ऐसी जानकारी तभी होती है जब स्टेज होती है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की, दैट द कोर्ट इन्फॉर्म हिम ऑफ द सेम। और तभी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की स्टेज पे ही कोर्ट इसको अवगत कराता है या इन्फॉर्म करता है कि उसके अगेंस्ट क्या मुकदमा है। तो डेफिनेशन ऑफ ट्रायल पूछे तो आपको सिर्फ ये बता देना है, बस ये बता देना है। ये इसका हिंदी वर्जन है, आप पढ़ लेना, सेम जो मैंने बोला हुआ है वही चीज उसमें भी है, कुछ अलग नहीं है, बस हाँ नोट्स के पर्पज से जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैंने कर दिया है ट्रांसलेट। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने निकल के आता है मीन्स के परिप्रेक्ष्य से, वो दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि पर्पज क्या है ट्रायल का, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रायल, क्यों चाहिए विचारण, क्या उद्देश्य है विचारण का। तो विचारण का उद्देश्य जो डिफाइन करा गया वो अनोखी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2019, अनोखी लाल वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 2019 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया
सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, अभी निर्धारित किया, द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इज टू सर्च द ट्रूथ। तो क्या निर्धारित करा उन्होंने कि जो क्रिमिनल ट्रायल है उसका उद्देश्य है सत्य की खोज करना, टू सर्च द ट्रायल। द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इज टू सर्च द ट्रूथ। तो क्रिमिनल ट्रायल का उद्देश्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड करा कि इसमें जिसका उद्देश्य है वो है ट्रुथ का पता करना। इट मस्ट बी कंडक्टेड इन सच अ मैनर एज विल प्रोटेक्ट द इनोसेंट एंड पनिश द गिल्टी। और इसे इस प्रकार संचालित किया जाना चाहिए जिससे क्या हो कि निर्दोष की रक्षा हो सके और जो दोषी है उसे सजा दी जा सके, उसे दंडित किया जा सके। ये अनोखी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हमें बता दिया कि इसका पर्पज क्या है। पर्पज क्या है क्रिमिनल ट्रायल का? अगर बात करें आपराधिक विचारण की बात करें अगर हम, तो उसका क्या है उद्देश्य, क्या है? तो उद्देश्य उसका यही है कि सच का पता करना और इसे इस प्रकार से कंडक्ट करना है, इस मैनर से इसे कंडक्ट करना है जिससे क्या हो कि जो एक्चुअल एक्यूज है उसे सजा हो और जो निर्दोष है उसे बचाया जा सके। सेम इन हरचंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1974 held that the purpose of trial is to find out whether accused is guilty or not। तो सेम एक जजमेंट जो और दूसरी है हरचंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसके अंतर्गत यह अभी निर्धारित करा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या निर्धारित करा कि जो विचारण का उद्देश्य है वो यह पता लगाना है कि अभियुक्त दोषी है या नहीं है। तो एक लाइन में मैं अगर बात करूं तो आपको लिखना यही है कि विचारण का उद्देश्य क्या है। विचारण का उद्देश्य यही है कि जो इनोसेंट व्यक्ति है उसे बचाया जा सके और जो बाकी जो सजा का पात्र है, जो दोषी व्यक्ति, उसे सजा दी जा सके। इन सिंपल लाइन, सच का पता लगाना और जो है अपराधी उसको सजा देना और जो अपराधी नहीं है उसको बचाना, इतना सा उद्देश्य है हमारे ट्रायल का। और ये हमें बताया किसने? अनोखी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी और हरचंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इन दो जजमेंट को आप लिख के आएंगे जब भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट या पर्पज ऑफ ट्रायल, उद्देश्य पूछा जाए ट्रायल का, कभी विचारण का उद्देश्य पूछा जाए तो आपको ये दो जजमेंट लिख के आनी है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। इसमें कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं ट्रायल बार बार शब्द यूज कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा आगे समझाऊंगा कि ट्रायल कब किस स्टेज पे आता है, इसलिए मैंने रोका हुआ है आपको। एक सिंपल में चलो एक स्टोरी टाइप में बता देता हूं, मैं आपको यहीं पे ही बता देता हूं इससे पहले कि आप कंफ्यूज ना हो। आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, कंप्लेंट देते हैं। एक्चुअल में उसे अगर लॉ की भाषा में कहें तो इंफॉर्मेशन बोलते हैं। कंप्लेंट ऑलवेज टू मजिस्ट्रेट होती है, तो पुलिस स्टेशन में जो देते हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं, पर जनरल टर्म में लोग उसे कंप्लेंट बोलते हैं। वो हालांकि गलत है, अगर एज पर लॉ कहें तो वो गलत है। कंप्लेंट ऑलवेज टू मजिस्ट्रेट है, ठीक है। अब थाने गए, आपने एक इंफॉर्मेशन दी, कॉग्निजेबल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी तो आपका एफआईआर हो जाएगी, नॉन कॉग्निजेबल के रिगार्डिंग दी तो एनसीआर काट देंगे वो, ठीक है। जैसे वो 154 और 155 में था, अब 173 174 में। अब कॉग्निजेबल के रिगार्डिंग मान लो कोई इंफॉर्मेशन है, आपकी एफआईआर होगी, इसके बाद पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है, 161 के बयान लेती है, 164 के बयान लेती है, और भी 91 में डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती है, बहुत सारी चीजें हैं, 162 करती है, नक्शा मौका तैयार करती है। सारी चीजें एविडेंस लेने के बाद, सारी चीजें करने के बाद कि उसको अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करती है। ये सारे प्रोसीजर जो है पुलिस के अपने वो करती है। इन सारी चीजों को करने के बाद फाइनली पुलिस क्या करती है? इसमें चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट के अंदर जो उसकी ज्यूरिक्शन लगती होगी, जिस कोर्ट में उसकी ज्यूरिक्शन होगी, तो उस कोर्ट में पर्टिकुलर वो कंसर्न कोर्ट होगा, वहां पे अपनी चार्जशीट फाइल करते हैं इन्वेस्टिगेशन करके कि इस व्यक्ति के अगेंस्ट हमें ये सबूत मिले और उसके अगेंस्ट ये अपराध होना पाया गया है, तो चार्जशीट फाइल करते हैं। चार्जशीट फाइल करने के बाद हमारे जो जज साहब होते हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो इस पे कॉग्निजेंस लेते हैं। अब कॉग्निजेंस लेने के बाद क्या होता है कि 207 की कंप्लायंस करी जाती है, अक्यूज को कॉपी सप्लाई करी जाती है, ठीक है। अक्यूज को कॉपी सप्लाई करने के बाद उसको चार्ज के लिए, आर्गुमेंट के लिए रख दिया जाता है, और वकील साहब को कॉपी देने के लिए चार्ज की एक डेट फिक्स कर दी जाती है और चार्ज के लिए मैटर रख दिया जाता है। अब जैसे ही चार्ज फ्रेम हो जाता है, अगर जजमेंट की बात करें तो जैसे ही चार्ज फ्रेम हो जाता है वैसे ही ट्रायल स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है। तो मैंने आपको एक स्टोरी समझा दी कि कैसे कैसे कोर्ट का प्रोसीजर चलता है, तो आपको मैं ट्रायल तक ले आया। ट्रायल कंक्लूड हो जाता है, फिर उसमें जजमेंट आती है। ट्रायल में फिर एविडेंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि पहले प्रोसिक्यूशन के गवाह आते हैं, फिर डिफेंस का आता है, फिर उस पर आर्गूमेंट होते हैं, फिर जजमेंट आती है, फिर जो भी भरी है सजा जो भी है उसके अकॉर्डिंग फिर अपील एंड ऑल ये सारी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है। तो वो प्रॉपर हम उस पूरी चेन में नहीं जा रहे, क्योंकि एक एक रूट को भी पकड़ के चलोगे तो बहुत लंबी चेन हो जाएगी। मेरा पर्पस सिर्फ आपको यहाँ ट्रायल समझाना था, तो ट्रायल के रिगार्डिंग मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है। दो चीजें थी, ऑब्जेक्ट भी समझा दिया ट्रायल का, और ट्रायल है क्या ये भी समझा दिया। अब एक क्वेश्चन जो तीसरा हमारे सामने निकल के आया वो ये निकल गया, व्हेन डज द ट्रायल स्टार्ट। ये क्वेश्चन निकल गया, व्हेन डज द ट्रायल स्टार्ट। तो इसका जवाब भी हमें किसने दिया, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ORS 10 जनवरी 2014। सुप्रीम कोर्ट हैड, जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित की द ट्रायल कमेंस ओनली ऑन चार्ज बीइंग फ्रेम्ड। तो इन्होंने कहा कि ट्रायल्स कब स्टार्ट होता है, कब कमेंस में आता है, जैसे ही चार्ज फ्रेम हो जाते हैं। कि विचारण का आरंभ केवल आरोप तय किए जाने के बाद ही होता है। जब तक आरोप तय नहीं है तब तक ट्रायल स्टार्ट नहीं है। सिंपल सा समझ लो आप, उससे पहले जो है वो इंक्वायरी है। ठीक है। 10 इसलिए वी डू नॉट अप्रूव द व्यू टेकन बाय द कोर्ट्स। इसलिए हम अप्रूव नहीं करते उस व्यू को जो कोर्ट के द्वारा लिया गया है, दैट इन अ क्रिमिनल केस, किसी एक क्रिमिनल केस में ट्रायल कमेंस ऑन कॉग्निजेंस बीइंग टेकन, कि ट्रायल प्रारंभ हो जाता है जैसे ही कॉग्निजेंस ले लिया जाता है। मैंने कॉग्निजेंस आपको बता दिया, चार्जशीट फाइल होने के बाद जैसे आप कॉग्निजेंस लेते हैं। तो ये कह रहा है कि उस व्यू को मैं नकार रहा हूं, उस बात को मैं नकार रहा हूं कि ऐसे दृष्टिकोण को मैं नकार रहा हूं जो कि अपनाया गया था किसी आपराधिक मामले में, कि संज्ञान लेने के साथ ही विचारण प्रारंभ हो जाता है, उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। समझ में आई आपको ये चीज? किसी जजमेंट के अंदर, मान लो किसी क्रिमिनल कोर्ट के अंदर का कोई एक सी जजमेंट आई, उसमें ये व्यू दे दिया कि कॉग्निजेंस लेते ही ट्रायल आरंभ हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल आरंभ होता ही ओनली जब चार्ज फ्रेम हो जाए, चार्ज फ्रेम हो जाए उसके बाद ही होता है। तो मैं ऐसे व्यू को अप्रूव नहीं करता जो उसी के क्रिमिनल कोर्ट में लिया गया था, ऐसा व्यू कि जो 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 हमारा ट्रायल है, जो ये विचारण है, वो कॉग्निजेंस लेते ही स्टार्ट हो जाता है। मैंने कॉग्निजेंस भी आपको समझा दिया कि कॉग्निजेंस क्या होता है। अब ये स्टोरी समझाया था कि चार्जशीट फाइल आईओ जैसे ही करता है, तो जैसे आप कॉग्निजेंस लेते हैं, कॉग्निजेंस लेने के बाद फिर कॉपी सप्लाई कराते हैं, अक्यूज को बुलाते हैं और कॉपी सप्लाई करते हैं उसे। कॉपी सप्लाई करने के बाद चार्ज पे आर्गुमेंट होते हैं और चार्ज फ्रेम होते हैं या डिस्चार्ज होता है, वो जो भी वो अलग अलग प्रोसीडिंग है अपनी, है ना। अब यहीं पे अगर प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें, हम प्रैक्टिकली अप्रोच की अगर बात करें, तो प्रैक्टिकली अप्रोच में देखा जाए तो चार्ज फ्रेम होने के बाद होता क्या है कि जो एक्यूज है उससे दो क्वेश्चन किए जाते हैं, वेदर यू प्लीड गिल्टी और क्लेम ट्रायल। उससे पूछा जाता है कि आप अपनी गलती मान रहे हो। प्लीड गिल्टी का मतलब होता है कि आप अपना अपराध स्वीकार कर रहे हो, या आप विचारण चलाना चाहते हो, आप इस केस को लड़ना चाहते हो। तो उससे या तो हाँ आएगी या ना आएगी। तो वो कहता नहीं मैं गलती नहीं मानता, तो ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। अब वो जैसे कह देता हाँ मैं गलती मानता हूं, तो फिर क्या होता है, उसको सजा दे दी जाती है उसी टाइम, जो भी सजा होती है, तो ट्रायल नहीं चलता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये कहना गलत नहीं होगा यहाँ पे बिल्कुल, कि जो ट्रायल स्टार्ट होता है वो जो एक्यूज है, जिसके अगेंस्ट एलिगेशन है, जिसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम किया गया है, वो जब ये कह देता है कि क्लेम ट्रायल, तब से ट्रायल स्टार्ट होता है। या जैसे ही उसकी इच्छा जाहिर हो जाती है, उससे डिसाइड होता है ट्रायल का आरंभ होना। तो ये कहना गलत नहीं होगा। पर एग्जाम में आप लिखकर जो आएंगे वो यही लिख के, ये मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बताइए, एग्जाम में लिखकर यही आएंगे कि 10 यही वाला कि द ट्रायल कमेंस ओनली ऑन चार्ज बीइंग फ्रेम्ड। बहुत बेसिक सा अंतर है, मैंने प्रैक्टिकली चीजों को समझाया। चार्ज फ्रेम होते हैं फिर क्वेश्चन होते हैं उससे।
ठीक है, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो उससे जो क्वेश्चन करा गया उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो गलती मान लेता तो ट्रायल चला ही नहीं, उसने कह दिया कि आई प्लीड गिल्टी, तो फिर ट्रायल चला ही नहीं। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। पर अगर हाँ आपसे लिखाया जाता है मेंस में तो आपको इस जजमेंट का हवाला देके बताना है कि ट्रायल कब स्टार्ट होता है। तो हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अकॉर्डिंग ट्रायल कब स्टार्ट होता है, जैसे ही चार्ज फ्रेम हो जाते हैं ओनली तभी होता है। ठीक है, आई होप ये भी चीज आपको समझ आ गई होगी। अब जो हमारे पास सामने फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन डज द ट्रायल एंड, विचारण का अंत कब होता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका भी जवाब किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इन हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 10 जनवरी 2014 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, क्या सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि द ट्रायल ऑलवेज एंड इन आइदर एक्वाइटल और कन्विक्शन। क्या बताया इन्होंने, तो हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य दिनांक 10 जनवरी 2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि विचारण का समापन सदैव या तो दोष मुक्ति या दोष सिद्धि में ही होता है। तो विचारण का एंड कब होता है, या तो उसे दोष मुक्त कर दिया गया हो या उसे सजा दे दी गई, यानी या तो एक्वाइटल करा गया हो या सजा की गई हो, ये जजमेंट कहती। दूसरी जजमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। In Tunisia versus State of Bihar 1978, court held that a trial is a judicial proceeding which end in conviction or acquittal। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि ट्रायल क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। तो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक चीज और याद रखनी है, एक क्वेश्चन आता है यहां से उठ के, क्या एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स जो चलते हैं क्या वो ट्रायल नहीं है? अ ट्रायल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तो क्या एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स वो ट्रायल नहीं है? विच एंड इन कन्विक्शन और एक्वाइटल, जो कि समाप्त होती है, कब होती है, तो उसे सजा कर दी जाए या उसे बरी कर दिया जाए। तो दो जजमेंट लिखनी है आपको एंड के रिगार्डिंग, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और ट्यूनेशियर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, अब इसको भी हम समझते हैं। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने ये चीज हमारी नॉलेज में डाली और मैं बिल्कुल सहमत हूं इनकी बात से कि एक आप जजमेंट वाली, जब अगर आप पढ़ेंगे 392 जो है जो हमारे पुराने लॉ में थी, अगर उसको आप पढ़ेंगे जजमेंट वाली, एक उसको पढ़ना सीआरपीसी में जजमेंट को पढ़ना सेक्शन को, उसमें लिखा है द जजमेंट इन एवरी ट्रायल। देखो वर्ड यहां देखो, ये एंड के रिगार्डिंग ही बता रहा है, ऑलरेडी यहां लिखा था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे। ठीक है, अपना व्यू यहां पे हम रख रहे हैं। ठीक है, रखना चाहिए, जब लॉ ही बड़ा क्लियर कह रहा है ना तो ये लॉ प्रिवेल करेगा मेरे अकॉर्डिंग। द जजमेंट इन एवरी ट्रायल इन एनी क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस, एवरी ट्रायल in any criminal court of original jurisdiction shall be pronounced in open court by the presiding officer immediately, तुरंत after the termination of trial। अब इतनी बात का मतलब निकाले या और आगे पढ़ देता हूं, at some subsequent time not later than 45 days, ये पहले वाले लॉ में नहीं था, पहले subsequent टाइम था 45 डेज, अब डिसाइड करा कि 45 डेज में तो करना ही करना है। Which notice shall be given to the party or their advocates। अब यहीं से समझ लेते हैं कि ट्रायल एंड कब होता। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कहता है या तो बरी कर दिया जाए या सजा दे दी गई हो, तभी ट्रायल एंड होता है। पर जो हमारी ये सेक्शन है जजमेंट वाली, वो बड़ा क्लियर कहती है कि इमीडिएट आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल, तो जजमेंट प्रोनाउंस ही तब होगी, कब प्रोनाउंस होगी, इमीडिएट आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल, जब ट्रायल का अंत हो जाएगा, तो जजमेंट तो बाद में आएगी फिर इसका मतलब। तो अब अगर प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करूं मैं, तो जैसे ही आपके काउंसिल हैं दोनों साइड के, प्रोसिक्यूशन और स्टेट, अपने फाइनल आर्गुमेंट कोर्ट को सबमिट करते हैं और कोर्ट उसको अपने जजमेंट के लिए रिजर्व कर लेता है कि अगली तारीख को मैं इसमें जजमेंट सुनाऊंगा, तो ये मान लिया जाएगा अगर प्रैक्टिकली देखें तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग तो ट्रायल एंड हो गया है। क्योंकि जैसे ही जजमेंट सुना दी, अगर
अगर हम ये ऑनरेबल कोर्ट की जजमेंट का अगर इसको समझे ना, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये कि जजमेंट प्रोनाउंस हो जाए और वो बरी या उसको सजा कर दी जाए तब एंड होता है ट्रायल। पर इसके अकॉर्डिंग ये कि जैसे ही जजमेंट के लिए रख लिया ऑर्डर कि अब ये जजमेंट ही करनी है इसमें, मुझे जैसा आपने रख लिया अपने पास कि अगली तारीख में इसमें जजमेंट करूंगा, तो फिर ट्रायल आज ही खत्म हो गया जिस तारीख पर डेट दी कि अगली तारीख पे जजमेंट करेंगे। अगर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करें तो इस तरह की कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच को आपको साथ में रखनी है। मैं इस सेक्शन से बिल्कुल हूं क्योंकि लॉ इटसेल्फ क्लियर, अपने आप में लॉ बहुत क्लियर है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का स्कोप भी नहीं था। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं ये व्यू। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो समझ लेते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट 5 नंबर में? तो वो है अब प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 164 ऑफ बीएनएस और सेक्शन 145 सीआरपीसी किसकी बात करते हैं? तो ये क्या करते हैं, जहां जमीन हो गई, जल हो गया से संबंधित विवाद से, सिंपल समझो कोई जमीन या जल से वो पानी से रिलेटेड की वजह से कोई ऐसा विवाद हो जाए जिससे लगे कि शांति भंग हो सकती है, पीस ब्रीच हो सकती है, जिससे प्रोसीजर व्हेन डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। तो इसमें ये चीज बताई गई है सेक्शन के अंदर 164 ऑफ बीएनएस, 164 ऑफ 164 सीआरपीसी नहीं, 164 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो इसमें है। तो इसमें इन्होंने बताया इज नॉट अ ट्रायल। तो अब यहां से आपका एक क्वेश्चन निकल के आता है कि इसका मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आगे जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं वो ट्रायल नहीं है। तो यहां से एक प्री के क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट प्री के क्वेश्चन का जवाब मिला कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं वो ट्रायल नहीं है। अ ट्रायल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो ट्रायल क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग, नॉट अ एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स। तो ट्रायल क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। तो ट्रायल कहां चलता है? हमेशा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे करता है। और ये हमें बताया ट्यूनिशियल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये जजमेंट याद रखनी है, लालधारी सिंह वर्सेस सुखदेवो नारायण सिंह। इसमें यह बता दिया कि 164 बीएनएस या 145 सीआरपीसी, यहाँ पे भूमि और जल से संबंधित अगर कोई विवाद होता है और जिसकी वजह से कोई शांति भंग होने की संभावना हो जाए और उसका अगर कोई इससे रिलेटेड कोई चीज अगर वो जो प्रोसीजर वहां पे चल रहा है ना, तो उसे ट्रायल नहीं कहेंगे। ये हमें लालधारी सिंह वर्सेस सुखदेव नारायण सिंह में बताया गया। और साथ ही ट्यूनेसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1978 में ये बताया कि जो ट्रायल है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। तो आप समझ जाएंगे कि ट्रायल जो एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स चलती है वो ट्रायल नहीं है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे याद करने वाले, वो आपको याद रखें और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मीन्स में भी आप ये लिख सकते हो, लिखने के लिए कोई मनाही नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमने कहा था टाइप ऑफ ट्रायल्स भी बताऊंगा। आपको ये बता दिया कि ट्रायल है क्या, ट्रायल का ऑब्जेक्ट क्या है ना, ट्रायल स्टार्ट कब होता है, ट्रायल एंड कब होता है। वो एक चेन जो थी मैंने वो बता दी कैसे कैसे चलता है एक ट्री। अब ऐसे ही अब मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ ट्रायल्स। तो ट्रायल के प्रकार कितने हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। टाइप ऑफ क्रिमिनल ट्रायल्स हैव नॉट बीन डिफाइंड इन दी संहिता और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो अगर बात करें टाइप ऑफ क्रिमिनल ट्रायल्स की, तो ये कहीं भी संहिता के अंतर्गत ना ही डिफाइन करे गए और ठीक है, और वर्तमान में भी किसी प्रवृत्त किसी अन्य विधि में भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है। द टाइम बी हाउएवर, जबकि एज पर प्रैक्टिकल और प्रोसीजरल अप्रोच, अगर देखा जाए हम अगर प्रोसीजरल देखें या प्रैक्टिकली देखें, जनरली इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप ऑफ कैटेगरी। तो आपको ये 4 तरह के उसमें देखने को मिल सकते हैं। ये प्रैक्टिकली और प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन है। तो ये है, बाकी तो इसको कहीं डिफाइन किया ही नहीं है ना, तो किसी अभी अभी तक जितने भी लॉ लागू हैं उनके अकॉर्डिंग अभी संहिता जो है उनमें कहीं भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो प्रैक्टिकल और प्रोसीजरल नॉलेज के बेस पे जनरली इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप ऑफ कैटेगरीज। दैट इज, पहला चीज आती है समरी ट्रायल जिसको बोलते हैं संक्षिप्त विचारण। दूसरा है हमारा समन ट्रायल जिसको बोलते हैं समन विचारण। तीसरा है वारंट ट्रायल बाय ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो वारंट ट्रायल जो न्यायिक मजिस्ट्रेट करते हैं हमारे। और जो चौथा और अंतिम है वो है हमारा वारंट ट्रायल या सेशन ट्रायल, जिसको किसके द्वारा किया जाता है, या तो सेशन कोर्ट के द्वारा या स्पेशल कोर्ट के द्वारा। स्पेशल कोर्ट सेशन कोर्ट होल्ड करते हैं, जैसे पॉक्सो की हो गई,
एनडीपीएस की हो गई, तो यहाँ पे भी आपको वारंट ट्रायल देखने को मिलेगा बाई सेशन जज। ठीक है, इनमें सेशन जज ही होते हैं। तो इस तरह के केवल आपको 4 टाइप के ही ट्रायल देखने को मिलेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं इसको यहीं रोकूंगा। और ये जो समरी ट्रायल है, समन ट्रायल है, वारंट ट्रायल है, वारंट ट्रायल बाई सेशन है, वारंट ट्रायल बाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन एक एक चीज को मैं एक एक वीडियो के अंतर्गत बहुत डिटेल से विद प्रोविजंस के साथ आपको पढ़ाऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं यहीं रोकूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। और इस क्यूआर कोड को के जरिए भी आप डायरेक्ट चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल फिर एक नए किसी लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।